मिथ ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। ये चैनल मिथकों और ऐतिहासिक वास्तविकता के बीच के अंतर को समझाने के लिए बनाया गया है। यहाँ प्रस्तुत सभी सामग्री ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक प्रमाणों और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। हम सभी धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और तार्किक सोच को बढ़ावा देना है। मिथ ऑफ हिस्ट्री, कहानियों के पीछे की सच्चाई जानिए। अक्सर जब भी किसी नई तकनीक या मशीन की बात होती है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे रातों रात कोई चमत्कार हो गया हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। मतलब जैसे कल तक घरों में वो सिर्फ तार वाले लैंडलाइन फोन हुआ करते थे और अगले ही दिन अचानक से हर किसी के हाथ में एक चमकदार स्मार्टफोन आ गया। दोनों के बीच एक बिल्कुल साफ लकीर दिखाई देती है। पुराना और नया एकदम साफ साफ बटा हुआ लगता है। सही कहा। हम इंसानों की फितरत ही ऐसी है। चीजों को अलग अलग बॉक्स में रखना, उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट में देखना हमें हमेशा आसान लगता है। इतिहास को भी हम ऐसे ही देखते हैं कि भाई एक दिन वानर रहे होंगे और अगले दिन अचानक से आधुनिक इंसान आ गए। हाँ, लेकिन जब इंसानी विकास यानी ह्यूमन इवोल्यूशन की दुनिया में कदम रखा जाता है ना, तो वो साफ लकीरें अचानक से गायब हो जाती हैं। बिल्कुल गायब हो जाती हैं। वहाँ कोई जादुई स्विच नहीं था जिसे दबाने से हम इंसान बन गए। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम विकास के उसी धुंधले और सबसे अहम पड़ाव को खंगालने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 19 लाख साल पहले, यानी 1.9 मिलियन ईयर्स पीछे के अफ्रीका की। एक बहुत ही दिलचस्प समय। जी, वहाँ एक ऐसी प्रजाति ने कदम रखा जिसने सब कुछ बदल दिया, होमो इरेक्टस। अगर इसे आज की भाषा में समझना हो ना, तो होमो इरेक्टस को इंसानियत का बीटा वर्जन माना जा सकता है। बीटा वर्जन, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं है, लेकिन उसमें भविष्य की सारी संभावनाएं छिपी हैं। एकदम सही। एक ऐसा बीटा वर्जन जिसने वो सारे किलर फीचर्स पहली बार लॉन्च किए जिन्हें आज हम इंसानी जीवन का आधार मानते हैं। मतलब सीधा चलना, औजार बनाना, आग जलाना। ये वो फीचर्स थे जिन्होंने हमारे फाइनल वर्जन की जमीन तैयार की। बिल्कुल। लेकिन होमो इरेक्टस अचानक से तो पैदा नहीं हुए। उससे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, फिर होमो हैबिलिस आए। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। होमो इरेक्टस में ऐसा क्या खास था जिसने उन्हें बाकी सबसे इतना अलग और ताकतवर बना दिया? देखिए, बदलाव की सबसे बड़ी कहानी उनके शरीर के ढांचे और खास तौर पर उनके दिमाग में छुपी थी। अगर हम होमो हैबिलिस को देखें तो उनका दिमाग काफी छोटा था, लेकिन होमो इरेक्टस के दिमाग का आकार 850 से 1100 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सीसी के बीच पहुंच गया। 850 से 1100 सीसी। इसे अगर हम उसी फोन वाली एनालॉजी से समझें तो ये ऐसा है जैसे किसी बेसिक कीपैड वाले फोन में पहली बार एक स्मार्टफोन का भारी भरकम प्रोसेसर लगा दिया गया हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है। क्षमताएं तो अचानक से बहुत बढ़ गई होंगी, लेकिन बड़ा दिमाग तो सिर्फ एक हिस्सा था ना। हाँ बिल्कुल। उनका हार्डवेयर पूरी तरह से बदल रहा था। उनका शरीर काफी मजबूत था, टांगे लंबी थी। केन्या में मिले तुर्काना बॉय नाम के एक मशहूर फॉसिल से वैज्ञानिकों को उनके शरीर का पूरा ढांचा समझने में जो मदद मिली ना, वो सच में हैरान करने वाली थी। अच्छा। इस ढांचे ने साबित कर दिया कि होमो इरेक्टस अब पेड़ों पर चढ़ने या शाखाओं पर झूलने के लिए नहीं बने थे। तो अगर वे पेड़ों से नीचे आ गए थे तो क्या सिर्फ लंबी टांगों का होना उन्हें सवाना के खुले मैदानों का राजा बनाने के लिए काफी था? क्योंकि खुले मैदानों में तो शेर और चीते जैसे खूंखार शिकारी भी थे जो उनसे कई ज्यादा तेज दौड़ सकते थे। यहीं पर विज्ञान का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। बात सिर्फ तेज दौड़ने की नहीं थी, बात थी लगातार दौड़ने की, जिसे हम एंड्योरेंस रनिंग कहते हैं। हाँ। इंसान भले ही चीते की तरह तेज ना भाग सके, लेकिन इंसान मीलों तक बिना रुके दौड़ सकता है। जब हम तुर्काना बॉय का ढांचा देखते हैं तो पाते हैं कि उनके पैरों और कूल्हों की बनावट बिल्कुल स्प्रिंग की तरह काम करने के लिए बनी थी। अरे वाह, मतलब वो मैराथन रनर्स की तरह डिजाइन हो चुके थे।
लेकिन क्या इस एंड्योरेंस रनिंग के पीछे कोई और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म भी काम कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था, और वो मैकेनिज्म है पसीना आना। पसीना। जी, खुले सवाना में जब सूरज सिर पर होता है तो बाकी जानवर अपने शरीर की गर्मी बाहर निकालने के लिए हांफने पर मजबूर हो जाते हैं, उन्हें रुकना पड़ता है। लेकिन होमो इरेक्टस के शरीर पर बड़े बालों की परत कम हो रही थी और पसीने की ग्रंथियां यानी स्वेट ग्लैंड्स विकसित हो चुकी थी। हाँ, समझ गई। वे दौड़ते हुए पसीना बहाकर अपने शरीर को ठंडा रख सकते थे। ये तो कमाल की बात है। मतलब इवोल्यूशन ने उन्हें एक ऐसा कूलिंग सिस्टम दे दिया था कि वे बिना रुके अपने शिकार का मीलों तक पीछा कर सकते थे, तब तक जब तक कि वो जानवर गर्मी और थकान से गिर ना जाए। एकदम सही कहा आपने। लेकिन इस नए स्मार्टफोन प्रोसेसर वाले बड़े दिमाग और मीलों तक दौड़ने वाले मजबूत शरीर को चलाने में एक बहुत बड़ी समस्या थी। ऊर्जा की समस्या। बिल्कुल, ऊर्जा। जाहिर है, एक भारी प्रोसेसर बैटरी भी तो जल्दी खत्म करता है ना। दिमाग शरीर का सबसे ज्यादा ऊर्जा सोखने वाला हिस्सा होता है। सिर्फ फल या कच्चा मांस खाकर इतनी कैलोरीज जुटाना तो शायद असंभव रहा होगा। और यहीं से होमो इरेक्टस ने प्रकृति की सबसे खूंखार और बेलगाम ताकत को अपना हथियार बनाया, आग। आग पर नियंत्रण पाना धरती के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हार्वर्ड का रिसर्चर रिचर्ड रैंघम की कुकिंग हाइपोथेसिस इस पर बहुत गहरी रोशनी डालती है। हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च है। उनका सिद्धांत कहता है कि आग का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ जंगली जानवरों से बचना या ठंड दूर भगाना नहीं था, बल्कि असल क्रांति थी खाना पकाना। मतलब पके हुए खाने को कुछ इस तरह से देखा जा सकता है जैसे ये शरीर के बाहर खाना पचाने की प्रक्रिया हो, प्री डाइजेस्टिंग। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें ना, तो ये शरीर के बाहर पाचन वाली बात इसके पीछे के विज्ञान को बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। जब कोई जानवर कच्चा मांस या कंदमूल खाता है तो उसे चबाने और पचाने में उसे अपने दिन के कई घंटे और भारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। हाँ, चिंपैंजी तो आज भी दिन के कई घंटे सिर्फ चबाने में बिता देते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब खाने को आग पर पकाया जाता है तो उसके फाइबर और प्रोटीन पहले ही टूट जाते हैं। यानी पेट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऊर्जा बच जाती है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक तीखा सवाल उठता है। जी पूछिए। क्या होमो इरेक्टस ने सच में 2 पत्थर रगड़कर या लकड़ियां घिसकर आग जलाना इजाद किया था, या फिर ये सिर्फ एक तुक्का था, जैसे किसी प्राकृतिक जंगल की आग या बिजली गिरने से लगी आग को उन्होंने बस किसी तरह बचाए रखना सीख लिया था? देखिए, विज्ञान और फॉसिल रिकॉर्ड्स को गहराई से देखने पर पता चलता है कि शुरुआती दौर में ये प्राकृतिक आग को संभालना ही था। खुद से आग पैदा करने की कला तो बहुत बाद में आई। अच्छा। होमो इरेक्टस ने शायद किसी जलते हुए पेड़ से एक सुलगती हुई लकड़ी उठा ली होगी और फिर उस चिंगारी को अपने कैंप में लाकर उसे बुझने से बचाया होगा। लेकिन आग चाहे जैसे भी आई हो, उसके नतीजे चौंकाने वाले थे। कैसे? जब पका हुआ खाना मिलने लगा तो उनका पाचन तंत्र यानी गट छोटा होने लगा और वहां से जो ऊर्जा बची, प्रकृति ने उसे सीधे उनके बड़े दिमाग के विकास की ओर मोड़ दिया। अरे वाह, दिमाग को वो ईंधन मिल गया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, और इस ऊर्जा और आग की सुरक्षा ने यकीनन उनके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाया होगा। बिल्कुल बढ़ाया, क्योंकि यहीं से हम देखते हैं कि वे मरे हुए जानवरों का मांस खाने वाले, जिन्हें हम मुर्दाखोर या स्कैवेंजर्स कहते हैं, वहां से बदलकर खुद शिकार करने वाले सक्रिय शिकारी बन गए, एक्टिव हंटर्स। डरे हुए जीव से एक शिकारी बनने का ये सफर मामूली नहीं था, और इस सफर में उनका सबसे बड़ा हथियार उनके हाथ और दिमाग का तालमेल था। और इसी तालमेल ने जन्म दिया अचुलियन टूल्स को। इसमें मुख्य रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी, क्लीवर और चॉपिंग टूल्स शामिल थे। जी। लेकिन जब हम प्राचीन पत्थर के औजार कहते हैं ना, तो अक्सर दिमाग में बस कुछ नुकीले उबड़ खाबड़ पत्थर आते हैं जो किसी ने गुस्से में फोड़ दिए हों। लेकिन इन औजारों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये सिमेट्रिक थे, यानी बेहद सुडौल। हाँ, सिमेट्रिक होने का मतलब ये है कि पत्थर का दायां और बायां हिस्सा बिल्कुल एक जैसा, एक परफेक्ट बैलेंस में तराशा गया था। ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या इन पत्थरों का ये सुडौलपन ये नहीं दर्शाता कि किसी पत्थर को तोड़ने या तराशने से पहले ही होमो इरेक्टस के दिमाग में उस औजार का एक 3D ब्लूप्रिंट तैयार था? कैसे? अगर हम इसे किसी एनालॉजी से समझें, तो ये किसी कांच के ग्लास को गलती से फर्श पर गिराकर तोड़ने और एक छेनी हथौड़े से एक सुंदर फूलदान तराशने के बीच के अंतर जैसा है।
यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आपका ये 3D ब्लूप्रिंट वाला नजरिया बिल्कुल इस बात की जड़ तक जाता है कि उनका दिमाग कैसे काम कर रहा था। सिमेट्रिक औजार बनाने का मतलब है कि आपके हाथ सिर्फ बेतरतीब ढंग से पत्थर नहीं फोड़ रहे हैं। हाँ, आपके दिमाग के अंदर पहले से एक छवि मौजूद है कि अंतिम परिणाम कैसा दिखना चाहिए। इसके लिए फोकस, मेमोरी और मोटर स्किल्स की जरूरत होती है। ये उनकी प्लानिंग एबिलिटी यानी योजना बनाने की क्षमता का सबसे पुख्ता और सीधा प्रमाण है। और ये प्लानिंग सिर्फ पत्थरों को तराशने तक सीमित नहीं थी ना, ये उनके शिकार के तरीकों में भी झलकने लगी थी। वे हिरण और यहाँ तक कि हाथी जैसे विशाल जानवरों का शिकार कर रहे थे। जी बिल्कुल। फॉसिल्स के साथ जानवरों की हड्डियों पर मिले कट मार्क्स इसके पक्के सबूत हैं कि उन्होंने इन औजारों से मांस को करीने से काटा था। लेकिन एक बात तो तय है, एक हाथी को पत्थरों की कुल्हाड़ी से मार गिराना किसी अकेले इंसान के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए रणनीति चाहिए, घेराबंदी चाहिए और सबसे बढ़कर टीम वर्क चाहिए। एक को आगे से ध्यान भटकाना होगा तो दूसरों को पीछे से वार करना होगा। और इसी टीम वर्क ने जन्म दिया हमारे अगले और शायद सबसे अहम पड़ाव को, पहले इंसानी समाज को। विशाल जानवरों का शिकार करने के लिए उन्हें 10 से 20 लोगों के समूह में रहना पड़ा। सही कहा। उनकी कैंप लाइफ शुरू हो चुकी थी। दिन भर के शिकार के बाद वे आग के आसपास बैठते थे। इस कैंप फायर की तुलना न आधुनिक ऑफिस के उस वाटर कूलर या कॉफी मशीन से की जा सकती है जहां सारे कर्मचारी जमा होते हैं और बातें करते हैं। ऑफिस वाटर कूलर की एनालॉजियां बहुत कुछ समझाती हैं, लेकिन इस वाटर कूलर का असर और भी गहरा था। आग ने दिन की लंबाई बढ़ा दी थी। मतलब रात में रोशनी मिल गई। हाँ, अंधेरा होने के बाद अब उन्हें पेड़ों पर छिपकर सोने की जरूरत नहीं थी। आग की गर्माहट और रोशनी के एक सुरक्षित घेरे के अंदर वे एक दूसरे के चेहरे देख सकते थे। इसी खाली समय में इशारों से, आवाजों से उन्होंने अगले दिन के शिकार की योजनाएं बनाई होंगी। और वहीं से कम्युनिकेशन और भाषा की शुरुआती बुनियाद पड़ी होगी, रिश्ते और बॉन्डिंग मजबूत हुई होगी। लेकिन समाज और परिवार की बात आते ही एक और चीज ध्यान खींचती है, उनका जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल। हाँ, वो भी बहुत अलग था। होमो इरेक्टस के बच्चे बहुत तेजी से विकसित होते थे, वे बहुत जल्दी वयस्क हो जाते थे और उनका पूरा जीवन काल औसतन सिर्फ 40 से 50 साल का ही होता था। बच्चे बहुत छोटी उम्र में ही बड़े होकर शिकार में शामिल हो जाते थे। ये आज के इंसान से बहुत अलग है, जहाँ बचपन काफी लंबा होता है। लेकिन यहाँ एक तार्किक उलझन है। आधुनिक इंसानी समाज में तो बुजुर्ग ही ज्ञान का खजाना होते हैं ना। जी। वे ही नई पीढ़ी को पुरानी गलतियों और तकनीकों के बारे में बताते हैं। अगर उनका जीवन काल सिर्फ 40-50 साल था और बुजुर्ग जल्दी मर जाते थे, तो क्या उनकी आने वाली पीढ़ियों तक औजार बनाने या शिकार करने का ये जटिल ज्ञान पहुंचने में रुकावट नहीं आती होगी? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। अगर बुजुर्ग नहीं है तो ज्ञान कैसे बचेगा? लेकिन उस समय के कठोर माहौल के हिसाब से उनका ये छोटा जीवन काल और तेजी से बड़ा होना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अच्छा। हाँ, प्रकृति ने उन्हें ऐसा जीवन चक्र दिया था जहां उनके पास आज के बच्चों की तरह 15-20 साल सिर्फ खेलने और धीरे धीरे सीखने के लिए नहीं थे। बचपन छोटा होने का मतलब था कि ज्ञान का ट्रांसफर कहानियों या लंबी थ्योरी से नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल तरीके से हो रहा था। यानी वो सीधा ऑन द जॉब ट्रेनिंग में उतार दिए जाते थे। एकदम सही। बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा होता, वो बड़ों को पत्थर तराशते हुए देखता और खुद करने लगता। वो सीधा शिकार पे उनके साथ जाता। ज्ञान को सहेजने के लिए उन्हें बुजुर्गों की लंबी उम्र की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ज्ञान उनके रोजमर्रा के काम में घुला हुआ था। सही बात है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो एक्शन के जरिए पास हो रहा था। और ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इतनी सफल रही कि उनकी आबादी और आत्मविश्वास दोनों बढ़ने लगे। अफ्रीका के संसाधन और मैदान अब उनके लिए छोटे पड़ने लगे थे। बेहतरीन औजारों, एकजुट समाज और आग के सहारे सर्वाइवल सीख लेने के बाद उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पृथ्वी का इतिहास ही बदल दिया। जी। वे दुनिया के पहले ग्लोबल ट्रैवलर बन गए। पलायन करना कोई छोटी बात नहीं थी। बिना किसी नक्शे, बिना किसी जीपीएस या बिना इस जानकारी के कि आगे क्या है, वे बस आगे बढ़ते गए। वे अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप के दूर दराज के इलाकों तक फैल गए। इंडोनेशिया में मिला जावा मैन और चीन में मिला पीकिंग मैन के फॉसिल्स इसी बात का सबूत है कि उन्होंने कितनी लंबी यात्राएं की। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनकी अलग अलग जलवायु में खुद को ढालने की क्षमता। अफ्रीका की तेज गर्मी से निकलकर एशिया और यूरोप के कड़ाके की ठंड वाले मौसम में सरवाइव करना,
उनके पास तो जानवरों जैसे घने बाल या फर भी नहीं थे। और यहीं पर उनका वो पुराना आविष्कार काम आया, आग, और साथ ही जानवरों की खाल को ओढ़ने की समझ। ये उनकी अनुकूलन क्षमता यानी एडेप्टेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने खुद को हर माहौल के हिसाब से ढाल लिया था। तो इस सब का असल में मतलब क्या? इन सारी कड़ियों को जोड़ते हुए एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल सामने आता है। वो क्या? अगर वे इतने ही समझदार थे, उनके पास इतनी बेहतरीन योजना बनाने की क्षमता थी, वे टीम वर्क जानते थे, उन्होंने आग कंट्रोल कर ली थी और चलते चलते चीन और इंडोनेशिया तक पहुंच गए थे, तो फिर उन्होंने शहर क्यों नहीं बसाए? दिलचस्प सवाल है। उन्होंने खेती क्यों नहीं शुरू की या बड़ी सभ्यताएं क्यों नहीं खड़ी की? ऐसा क्या था जिसने उन्हें बस वहीं तक रोक दिया? क्या ये ऐसा था कि उनके पास शानदार हार्डवेयर तो आ गया था, लेकिन जो फाइनल सॉफ्टवेयर अपडेट था वो अभी भी मिसिंग था? इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। ये सवाल हमें बुद्धिमानी की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आपने जो सॉफ्टवेयर अपडेट वाली बात कही ना, वो बिल्कुल सटीक है। इसी जटिल भाषा और सबसे बढ़कर अमूर्त सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की कमी थी। अमूर्त सोच मतलब उन चीजों के बारे में सोचना जो सामने शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है या जो अभी तक घटित ही नहीं हुई है। बिल्कुल। एक होमो इरेक्टस ये सोच सकता था कि मुझे उस सामने वाले हाथी को मारना है और उसके लिए मुझे इस पत्थर को नुकीला करना होगा। ये एक ठोस सामने मौजूद समस्या का बेहतरीन समाधान है। हाँ, वो तो है। लेकिन वो ये नहीं सोच सकता था कि अगर हम इस नदी के किनारे बीज बो दें तो 6 महीने बाद यहाँ फसल उगेगी या हम 100 साल बाद अपनी पीढ़ियों के लिए एक शहर बसाएंगे। ओहो। ब्रह्मांड, धर्म, कला, भविष्य की योजनाएं, ये सारी अदृश्य चीजें अमूर्त सोच का हिस्सा है। यही वो बौद्धिक सीमा थी जो उन्हें शहर या सभ्यताएं बसाने से रोकती थी। और यही वो बारीक फर्क है जो उन्हें हमसे यानी होमो सेपियंस से अलग करता है। यह बहुत ही गहरा विश्लेषण है। उनके पास कल्पना की वो उड़ान नहीं थी जो एक अदृश्य भविष्य को देख सके। बिल्कुल सही। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो कुछ बहुत ही साफ और बड़ी बातें निकल कर आती हैं। होमो इरेक्टस सिर्फ कोई प्राचीन वानर या म्यूजियम में रखा एक हड्डियों का ढांचा नहीं था। वो सही मायने में पहला असली इंसान था। हाँ। आग पर काबू पाना, शिकार के लिए मिलकर योजना बनाना और समाज का निर्माण करना, ये सब उसी की देन है। उस कठोर दुनिया में अगर उन्होंने अपने वजूद को नहीं बचाया होता तो आज होमो सेपियंस का नामो निशान नहीं होता। उन्होंने मानवता का वो मजबूत फाउंडेशन तैयार कर दिया था जिस पर बाद में आधुनिक इंसान की विशाल इमारत खड़ी हो पाई। और सुनने वालों के लिए ये एहसास बहुत रोमांचक हो सकता है कि आज जब कोई अपने किचन में गैस जलाकर खाना पकाता है, दोस्तों के साथ बैठकर किसी कैफे में बातें करता है या सुबह सुबह एक लंबी वॉक पर जाता है, तो असल में कोई नया काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं। हम बस उसी 19 लाख साल पुरानी परंपरा को निभा रहे हैं जिसे होमो इरेक्टस ने अफ्रीका के मैदानों में शुरू किया था। हमारा हर एक बुनियादी काम, हमारी हर एक सामाजिक आदत उनके उस शुरुआती संघर्ष से गहराई से जुड़ी है। लेकिन चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा बेचैन करने वाला विचार सामने आता है। वो क्या? होमो इरेक्टस लगभग 15 से 19 लाख सालों तक इस धरती पर टिका रहा। उसने हर मुश्किल, हर बदलते मौसम का सामना किया और मजबूती से सर्वाइव किया। जी। वहीं हम होमो सेपियंस अपने इन सारे शहरों और आधुनिक सभ्यताओं के साथ सिर्फ करीब 3 लाख सालों से ही यहाँ हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में पृथ्वी के इतिहास की सबसे सफल इंसानी प्रजाति हैं या बस सबसे ज्यादा शोर मचाने वाली प्रजाति हैं। तो ये थे उस कहानी के पीछे की सच्चाई। मिथ ऑफ हिस्ट्री पर हमारा प्रयास है मिथकों और इतिहास के बीच के अंतर को समझाना और आपको प्रमाणों पर आधारित जानकारी देना। अगर आपको ऐसे ही विज्ञान और इतिहास की सच्ची कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं कहानियाँ नहीं, उनके पीछे का सच। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। मिथ ऑफ हिस्ट्री यानी कहानियों के पीछे की सच्चाई। From this you have the view, God. Let this inspire our shared future.